पीछे थोड़ा खिड़की बंद करो तो उसको वाइट ही करते हैं। पीछे पीछे खिड़की। ठीक है। आज हम लोग नाउन के बारे में कभी रूल पढ़ रहे हैं, वो लिखेंगे कि बहुत सारे आपके ऐसे नाउन्स हैं जिनके कुछ स्पेशल यूजेज हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल नाउन्स की आज हम बात करेंगे। ऊपर में हेडिंग बना लीजिए, लिखिएगा यूजेज ऑफ सम स्पेशल नाउन्स। कुछ स्पेशल नाउन की हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ खास प्रकार के हम नाउन की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं कजन शब्द की। कजन का मतलब, कजन वैसे भाई को कहते हैं जो अपना छोड़कर रिश्ते के जितने भी भाई और बहन हैं सबको हम कजन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कजन के बारे में पहली बात है कि कजन, लिखिए, शब्द के साथ सिस्टर और ब्रदर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। कजन जो शब्द है आपका, इसके साथ में आपको सिस्टर और ब्रदर शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कजन जब भी लिखा जाएगा तो केवल कजन होगा, कजन सिस्टर और कजन ब्रदर शब्द गलत है। जैसे अगर मान लो एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई कजन ब्रदर, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई कजन ब्रदर, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कजन शब्द के साथ सिस्टर और ब्रदर शब्द का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते। तो हम कैसे सही करेंगे इसको? केवल यहां से ब्रदर हटा दिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। कर लीजिए, आप लोग सब जान लीजिए। अच्छा, एक बात अक्सर मन में होता है कि मान लो हम कजन लिखे तो कैसे पता चलेगा कि सिस्टर है कि ब्रदर है? हो सकता है मन में बात कि कैसे पता चलेगा। तो रूल कहता है कि ग्रामर का रूल कहता है आपको पता चले या ना चले, लेकिन सिस्टर और ब्रदर शब्द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यह बात रिटन इंग्लिश में जिसकी बात आप पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में अगर आ जाए कहीं, तो आपको इसमें ब्रदर और सिस्टर को हटा करके लिखना है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम किसी को बताना चाह रहे हैं, इसे बोल रहे हैं, तो फिर ब्रदर और सिस्टर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। जब आप आम बोलचाल की भाषा यूज करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, हम रोज बोलने की बात में भाषा का यूज करते हैं, ऐसे लैंग्वेज में हम सिस्टर और ब्रदर शब्द का प्रयोग कजन के साथ करते हैं, लेकिन रिटन इंग्लिश में नहीं करते हैं। और आपके एग्जामिनेशन में क्या आएगा? रिटन इंग्लिश आएगा, तो आपको वहां नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई कजन, तो ब्रदर को हटा के सेंटेंस को करेक्ट कर लीजिए। समझ गए होंगे बात? चलिए आगे बात करते हैं। अब जरा आप दूसरा बात करते हैं। एक शब्द है बेटा, देखो यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है वर्ड। एक के शब्द को ध्यान से समझिएगा। वर्ड, वर्ड का अर्थ क्या होता है? वर्ड का एक अर्थ होता है शब्द। अगर आप वर्ड का अर्थ शब्द कहोगे तो यह होगा काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकते हैं, तो यह हमारा है काउंटेबल नाउन। तो चलिए हम इसको लिखते हैं कि यह हमारा हो गया काउंटेबल नाउन। ठीक है,
लेकिन एक वर्ड का एक और भी अर्थ होता है। वर्ड का एक अर्थ संदेश भी होता है, वर्ड का एक अर्थ वादा भी होता है, वर्ड का एक अर्थ आपको वचन भी होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये आपका काउंटेबल नाउन है। क्या ये आपका काउंटेबल नाउन है? तो वर्ड का अगर अर्थ आपका शब्द है तो इसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन है, और वर्ड का अर्थ यदि संदेश है, वादा है, वचन है, तो हम इसे कहते हैं कि ये उल्टा लिख देखो, अनकाउंटेबल। जी काउंटेबल तो फिर तो दोनों एक ही चीज हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल है यानी वादा, संदेश, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? इसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए जब वर्ड का अर्थ हो जाए संदेश तो अनकाउंटेबल है, और वर्ड का अर्थ हो जाए शब्द तो काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल भी होगा, लेकिन अनकाउंटेबल होगा तो प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे देखिएगा, He gave me, एक मिनट, गेव नहीं लिखिए, ऐसा कीजिए, ही सेंट मी। सेंट मतलब होता है भेजना। ही सेंट मी वर्ड्स टू ज्वाइन द पार्टी। ही सेंट मी वर्ड्स टू ज्वाइन द पार्टी। ही सेंट मी वर्ड्स टू ज्वाइन द पार्टी। क्या अर्थ है इसका? उसने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए क्या भेजा? संदेश भेजा। शब्द नहीं भेजा था, उसने मुझे संदेश भेजा। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? संदेश। जब संदेश है तो क्या है? कैसा नाउन है? तो क्या इसका प्लूरल हो सकता है? नहीं। तो आपका ये सेंटेंस हो गया गलत। अब आपको इसको करेक्ट कैसे कीजिएगा? कर दीजिए करेक्ट। तो लिखिएगा ही सेंट मी, और आगे लिखिएगा वर्ड टू ज्वाइन द पार्टी। ही सेंट मी वर्ड टू ज्वाइन द पार्टी। उसने मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए क्या भेजा? संदेश भेजा। तो ही सेंट मी वर्ड टू ज्वाइन द पार्टी। यहां वर्ड कहेंगे, वर्ड्स नहीं कहेंगे। जब संदेश का अर्थ होगा तब, और बाकी शब्द का अर्थ होगा तो ए वर्ड लिखिए, वर्ड्स लिखिए, कोई बात नहीं है। फिर आज सब शब्द का प्रयोग लिखे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तीसरा नंबर में देखो। तीसरा नंबर में एक शब्द है हमारा हेयर। हेयर का अर्थ होता है बाल, या इसको कहते हैं केश। ये कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल है। मुख्य रूप से कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। अब नीचे लिख देते हैं आपको, परंतु जब इसका प्रयोग गिनती के अर्थ में करते हैं तो उसे काउंटेबल मानते हैं। यानी हेयर को आप गिनती के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लो किसी ने कहा कि उसके सिर पर 10 पके हुए बाल हैं, हो सकता है ना ऐसा? उसके सिर पर 10 पके हुए बाल हैं, तो यहां पर जो सिर पर पके हुए बाल हैं, आपने उसको कैसे प्रयोग किया? काउंट के रूप में। लेकिन अगर आप कहते हैं उसके बाल काले हैं या उसके बाल घुंघराले हैं, तो क्या आपने गिनती की बात की? नहीं। तो फिर आपका वहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह बात करें। जैसे लिखते हैं, देखिएगा, देखिएगा, हर हेयर्स आर वेरी
ब्यूटीफुल, क्या आपने गिनती के रूप में प्रयोग किया है? नहीं। तो क्या हेयर्स होगा हमारा? नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। इसलिए हमको क्या कहना पड़ेगा? हर हेयर बोलेंगे और इज भी लगाएंगे आप। हर हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल ऐसा कहेंगे, क्योंकि हम गिनती के रूप में इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए वहां पर एज ए होल की बात कर रहे हैं, संपूर्ण मिलाकर के एक की बात कर रहे हैं। इसलिए हम यहां पर केवल और केवल हेयर का प्रयोग करें। अब वहीं पर हम गिनती के रूप में अगर प्रयोग करें तो जरा देखिएगा, देयर आर सम ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, उसके सिर पर कुछ पके हुए बाल हैं। उसके सिर पर कुछ पके हुए बाल हैं। तो देयर आर सम ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, उसके सिर पर कुछ पके हुए बाल हैं। यहां पर हमने क्या प्रयोग किया? हेयर्स का प्रयोग किया, क्योंकि यहां पर कह रहा है कुछ पके हुए बाल, मतलब हमने गिनती की बात की है। हमने गिनकर कहा कुछ हैं, हमने गिनकर कहा 10 हैं, 20 हैं, कुछ हैं। तो आपने वहां पर इंडिविजुअल अलग अलग करके बात की, हमने संपूर्ण की बात नहीं की है। इसे हेयर्स हमारा यहां पर करेक्ट है। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, क्योंकि आप इसी काम के लिए आए हैं। हाँ, सम गिन सकते हैं, जैसे सम स्टूडेंट्स तो गिन सकते हैं ना। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं? गिनते नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, सम को तो गिन नहीं सकते हैं। पूरे को रहेगा एक साथ में कर रहे हैं तो गिन कर नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? पके हुए बाल की। तो कुछ पके हुए बाल हैं, तो कुछ पके हुए बाल में क्या हो गया? तो कुछ पके हुए बाल का मतलब है हम हेयर्स की बात कर रहे हैं पके हुए बाल में। आवाज ज्यादा है क्या? ठीक, क्लियर है? अब आवाज ठीक है? ठीक है। तो देयर आर सम ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड। चलिए आगे बात करते हैं। कितना नंबर है? चौथा है, चौथा ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक शब्द हमारा वेजेज। वेजेज, वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। वेजेज का क्या अर्थ होता है? अगर वेजेज का अर्थ मजदूरी हो तो इसे हम प्लूरल मानते हैं, लेकिन अगर वेजेज का अर्थ मजदूरी नहीं है, अगर वेजेज का अर्थ मजदूरी नहीं हो तो क्या है वेजेज का अर्थ? अगर वेजेज का अर्थ अगर आपको यहां पर रिजल्ट नजर आए, क्या नजर आए? जिसको आप कहते हैं परिणाम। तो जब परिणाम नजर आए तो आप इसे कहेंगे सिंगुलर। तो वेजेज अगर आपको मजदूरी के अर्थ में आ रहा हो तो आप वेजेज को मानेंगे प्लूरल, और वेजेज का अगर प्रयोग हम परिणाम के रूप में कहें, यानी किसी रिजल्ट के रूप में कहें, तो आप उसे मानेंगे सिंगुलर। जैसे देखिएगा, द वेजेज ऑफ द लेबरर्स, द वेजेज ऑफ द लेबरर्स, खाली जगह दे दिया यहां, और यहां लिख देते हैं बीन पेड। अब आपके सामने यहां हम आपको दो ऑप्शन रख रहे हैं, हैज और हैव का। आपको बताना है कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, हैज होगा कि हैव होगा? हैव होगा, हैव होगा। क्यों हैव होगा? क्योंकि प्लूरल। क्यों? क्योंकि वेजेज यहां मजदूरी है, यानी मजदूरों की मजदूरी दी गई है, तो मजदूरी का अर्थ होगा तो हमारा यहां हैव लिखा जाए। द वेजेज ऑफ द लेबरर्स हैव बीन पेड, ऐसा बोले। क्लियर है? द वेजेज ऑफ द लेबरर्स हैव बीन पेड। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, द वेजेज ऑफ द लेबरर्स हैव बीन पेड।
और देखिएगा, चलिए वेजेज के बारे में एक और बात देखते हैं। जब रिजल्ट का घटना हो तो क्या करेंगे, देखिएगा। द वेजेज ऑफ सिन, सिन मतलब क्या होता है, पाप। सिन का मतलब पाप, पाप। हाँ, गलत काम करते हैं, पाप करते हैं ना, इसको कहते हैं पाप। द वेजेज ऑफ सिन यानी पाप की मजदूरी, पाप का जो रिजल्ट है उसकी बात कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है, मजदूरी की बात कर रहा है कि परिणाम की बात कर रहा है, परिणाम की बात करेगा। तो द वेजेज ऑफ सिन यहां पर कहेंगे इज, और आगे लिख देते हैं डेथ। यहां इज इसलिए हो गया क्योंकि हम परिणाम की बात कर रहे हैं। यहां का वेजेज का अर्थ है परिणाम। पाप का परिणाम मृत्यु है। पाप करोगे तो मृत्यु सजा के रूप में आपको मिलेगी। तो आपको क्या मिला, ये आपको मिला परिणाम स्वरूप। तो जब भी आप उसे परिणाम की तरह प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसलिए आपका यहां हो गया वेजेज सिंगुलर। ठीक है, बढ़े आगे, मिटा दें। नंबर 5 होगा जी कि 4 होगा, 5 नंबर देखिए। अब 5 नंबर में एक शब्द हम ले लेते हैं, यहां लिखा हुआ है मीन्स। मीन्स का अर्थ होता है माध्यम। और देखो, हमने एक रूल लिखाया था कि जब इसका अर्थ माध्यम हो तो ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। याद होगा आपको, मैंने एक रूल लिखाया था कि निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में करते हैं। हमने वहां पर एक मीन्स लिखाया है, देखो तो, ये नहीं लिखाए हैं, MEANS लिखा है ना, मीन्स। मीन्स यानी माध्यम, जिनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जब माध्यम का अर्थ होगा तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मीन्स का प्रयोग हमारा माध्यम नहीं हो, कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस एक ही चीज है। मीन्स का एक दूसरा अर्थ देख लो, माध्यम के साथ मीन्स का अगर अर्थ आपका आ जाए, देखो क्या आ रहा है, आमदनी के साधन, तो आप इसे प्लूरल मानेंगे। देखो दोनों में कितना फर्क हो गया। अगर आपका मीन्स है जिसका अर्थ है माध्यम, तब तो आप इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानेंगे। लेकिन अगर आपका मीन्स का अर्थ आ जाए आपका आमदनी के साधन, तो आप इसे केवल और केवल क्या मानेंगे, प्लूरल। जैसे देखिएगा, कहते हैं वन मीन्स, क्या अर्थ हो गया, एक माध्यम। यहां पर मीन्स क्या हो गया जी, कैसा हो गया, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर हो गया। और अगर हम कहें 5 मीन्स, जिसको हम कह सकते हैं 5 माध्यम, ये कैसा अर्थ हुआ, मीन्स का क्या सेंस हुआ हमारा, मीन्स का अर्थ हुआ प्लूरल। तो एक मीन्स का अर्थ है सिंगुलर और दूसरे मीन्स का मतलब प्लूरल। ये 5 मीन्स, 5 माध्यम, ये तो हो गया माध्यम का अर्थ है। तो हम चाहे तो सिंगुलर के रूप में लिखें, प्लूरल के रूप में लिखें, देखो रूप का कोई परिवर्तन नहीं है, केवल 1 और 5 का अंतर है। लेकिन अगर आपका अर्थ आ जाए आमदनी के साधन, ऐसा अर्थ निकल जाए आमदनी के साधन, जैसे I cannot buy a car because my means is or are स्मॉल। आपको बताना है कि ईज होगा क्या आर होगा। मीनिंग समझिए और बताइए। मैं एक कार नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि मेरे मीन्स कम हैं,
कौन सा मीन्स की क्या बात की हमने? माध्यम के आमदनी के साधन, आमदनी के साधन। तो ये कैसा वर्ब हो जाएगा इसके साथ? प्लूरल, इसलिए क्या कहेंगे? इज नहीं होगा। तो आई कैनॉट बाई ए कार बिकॉज माई मीन्स आर स्मॉल, ऐसा बोलेंगे। आई कैनॉट बाई ए कार बिकॉज माई मीन्स आर स्मॉल। कोई दिक्कत है? बिठा दें? आगे देखिए, रूल नंबर 6 होगा ना, ये 7 है। 6 नंबर देखिए, ठीक है ना? देखिए आगे की बात करते हैं। एक शब्द है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है जी, मालूम है? ऑर्डर का अर्थ होता है क्रम। ऑर्डर मतलब क्रम। और अगर आप कर देते हो ऑर्डर्स तो मतलब है क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है आदेश। और ऑर्डर का मतलब माल भेजने का आदेश। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो कंपनी को ऑर्डर देते हैं, है ना? हम ऑर्डर देते हैं कंपनी को। तो ये जो कंपनी को ऑर्डर देते हैं अपने माल मंगाने के लिए, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। लेकिन अगर आपके पिताजी ने आपको आदेश दिया है तो आप क्या कहेंगे? ऑर्डर्स। ये जो कोई व्यक्ति आदेश देता है इसको कहते हैं ऑर्डर्स। जैसे सेंटेंस है, माई फादर gave me order to go to market। मेरे पिताजी ने बाजार जाने का आदेश दिया। मेरे पिताजी ने क्या दिया? बाजार जाने का आदेश दिया। कैसा आदेश है? माल भेजने वाला आदेश कि बाकी आदेश है? माल मंगाने के लिए नहीं, आदेश जो पिताजी ने दिया। तुम्हारा सेंटेंस गलत हो गया जी। क्या होना चाहिए था हमको? हमारे यहां पर ऑर्डर नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स हो जाएगा। तो माई फादर गेव मी ऑर्डर्स टू गो टू मार्केट, ऐसा बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ। और अगर सेंटेंस रहेगा, देखिए, कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर। अब देखो यहां भी ऑर्डर आया जी। कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर क्या अर्थ है? सारे चीजों को व्यवस्थित रूप में रखो, यानी क्रम में रखो। इन ऑर्डर में तो क्रम में रखो या व्यवस्थित करके रखो। तो ये इन ऑर्डर होगा, ऑर्डर्स नहीं होगा। यहां क्रम है, यह व्यवस्था है, क्रम है। तो यहां पर केवल ऑर्डर ही लिखेंगे, ऑर्डर्स नहीं लिखेंगे यहां। अब जरा 7वां नंबर देखिए। एक शब्द है आपका कस्टम। कस्टम मतलब, कस्टम मतलब रीति रिवाज। इसको कहते हैं, रीति रिवाज को कहते हैं कस्टम। और अगर आपको कस्टम्स कह दिया जाए तो इसको कहते हैं आयात निर्यात कर, जिसको टैक्स बोलते हैं। आयात निर्यात कर, ये जो आप कोई वस्तु मंगवाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है ना, इसको कहते हैं कस्टम्स, है ना?
आप याद होगा, आप लोग ऐसे भी देखते होंगे कि कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है। कस्टम ऑफिसर नहीं, कस्टम्स ऑफिसर, ये वाला कस्टम्स ऑफिसर बोलिएगा, कस्टम ऑफिसर नहीं बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कस्टम्स ऑफिसर। क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट है जिससे हम आयात कर निर्यात कर जो वसूलते हैं, वो डिपार्टमेंट का नाम है कस्टम्स। इसे हम यहाँ पर कस्टम्स डिपार्टमेंट बोलेंगे। इसे कस्टम मतलब रीति रिवाज, कस्टम का तो अर्थ हो जाएगा रीति रिवाज, और कस्टम्स का अर्थ होता है आयात और निर्यात का। जैसे देखिएगा, कस्टम कहते हैं दिस इज ए कस्टम ऑफ सोसाइटी, दिस इज ए कस्टम ऑफ सोसाइटी। ये समाज का एक क्या है? एक रीति रिवाज है। दिस इज ए कस्टम ऑफ सोसाइटी, तो ये समाज का रीति रिवाज हो गया, तो यहां रीति रिवाज का सेंस है। लेकिन कस्टम्स he did not pay customs on his goods, अपना जो उनका सामान था उसके ऊपर उसने टैक्स पे नहीं किया। क्या नहीं किया? डिड नॉट पे कस्टम्स, यहां कस्टम्स कहेंगे ऑन हिज गुड्स, वो जो टैक्स होता है कस्टम्स ड्यूटी, है ना। he did not pay customs on his goods। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए 8वां नंबर में, 8वां एक शब्द है आपका मैनर। मैनर मतलब तरीका। और अगर कोई कह दे मैनर्स, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? मैनर्स का अर्थ हो जाएगा सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार को कहते हैं मैनर्स। इसलिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है गुड मैनर तो गलत होता है। क्या बोलना चाहिए? गुड मैनर्स बोलना चाहिए, क्योंकि व्यवहार की बात की जा रही है। गुड मैनर्स बोलेंगे आप, गुड मैनर नहीं, क्या बोलेंगे? गुड मैनर्स बोलेंगे। गुड मैनर नहीं बोलिएगा, गुड मैनर्स बोलिएगा। उसी प्रकार से आप बोलिएगा बैड मैनर्स बोलिएगा, ये सही होगा। बैड मैनर शब्द गलत होगा, बैड मैनर्स बोलिएगा। बैड मैनर नहीं, बैड मैनर्स बोलिएगा। ठीक है? क्या बोलिएगा? बैड मैनर्स। हो गया? 8वां नंबर है, 9 नंबर है। एक शब्द है हमारा क्वार्टर। क्वार्टर का अर्थ होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। और अगर आप कह दीजिए क्वार्टर्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा डेरा, जिसको आप निवास स्थान भी कहते हैं।
क्वार्टर्स का मतलब डेरा और निवास स्थान भी कहते हैं ना। हालांकि इसका प्लूरल क्वार्टर्स भी हो सकता है, जिसको आप कई चौथाई भी कह सकते हैं, लेकिन एक अर्थ और जो बदल जाएगा वो है आपका क्वार्टर्स मतलब डेरा या निवास स्थान भी। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है पुलिस हेड क्वार्टर, तो क्या होगा? गलत। पुलिस का हेड क्वार्टर्स कहेंगे क्योंकि वो डेरा है, रहने की जगह है, इसलिए आपको कहना पड़ेगा पुलिस हेड क्वार्टर्स कहना पड़ेगा। पुलिस हेड क्वार्टर्स बोलिएगा, क्वार्टर नहीं। जैसे आप अगर ऐसे बोलना है तो कहिएगा क्वार्टर्स नंबर 2/36। देखो, क्वार्टर्स नंबर 2/36 क्वार्टर्स नंबर होगा क्योंकि आप जहां रहते हैं उसके रेसिडेंस के नंबर की बात की जा रही है ना, इसे क्वार्टर्स नंबर हम कहेंगे। ठीक है, एक और बता देते हैं आपको। देखिए, एक शब्द है आपका क्लॉथ। क्लॉथ मतलब कपड़ा, और अगर CLOTHES लिख दें क्लोथ्स, इसका मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया सिले हुए कपड़े, जिसको पोशाक कहते हैं, जिसको हम ड्रेस कह सकते हैं, ड्रेस। सिले हुए कपड़े, इसको आप ईएस जोड़ के क्लोथ्स बनाएंगे आप, लेकिन क्लॉथ कपड़ा ऐसे बनाएंगे। His clothes are very dirty. His clothes are very dirty. उसके कपड़े बहुत गंदे हैं। यहां पर कौन से कपड़े की बात की जा रही है? जो सिले सिलाए, उसने जो कपड़े पोशाक के रूप में पहने, तो हिज क्लोथ्स कहेंगे यहां पर, इसे आर का प्रयोग हुआ। हिज क्लॉथ इज वेरी डर्टी नहीं कहेंगे, है ना। क्लॉथ तो कहेंगे जब नहीं सिला हुआ जो कपड़ा है, उसको हम केवल क्लॉथ कहेंगे, उसको कहते हैं। और एक टुकड़ा रहेगा तो कहेंगे ए पीस ऑफ क्लॉथ, उसका ए पीस ऑफ क्लॉथ कहेंगे। जैसे आपने ए पीस ऑफ ब्रेड कहा था, जैसे आपने एक पीस ऑफ लैंड कहा था, तो इसी प्रकार से ए पीस ऑफ क्लॉथ बोलेंगे। मान लो आप 3 मीटर कपड़ा कटवा के लाए शर्ट बनवाने के लिए, तो आप कहेंगे ए पीस ऑफ क्लॉथ है ना। लेकिन वो क्लॉथ होगा, क्लोथ्स नहीं होगा। लेकिन जब आप दर्जी के पास दे दिए और सिल के जो कपड़े आ गए, अब वो जो सिले हुए कपड़े हैं वो क्या हो जाएगा? ये क्लोथ्स के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए आज यहीं तक। क्या चलिए, आपका साइंस आप लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेट से ही शरारत है नहीं।